हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बाबर के ऊपर नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पानीपत की लड़ाई देखी थी कि पानीपत की लड़ाई की घटनाएं कौन कौन सी थी। उससे पहले हमने देखा था कि पानीपत की लड़ाई के कारण क्या थे। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई का महत्व या परिणाम क्या निकलता है। कि जब पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो उसके बाद इस लड़ाई का क्या महत्व था, परिणाम क्या निकला। ऑल ओवर मतलब कहने का यही है कि रिजल्ट क्या निकला कि युद्ध समाप्त होने के बाद इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर वो मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली में। तो इस लड़ाई का हमें टोटल ओवरऑल हमें क्या देखना है कि इस लड़ाई का परिणाम या महत्व क्या था। तो सबसे पहला है कि लोधी वंश की समाप्ति। ये तो हमें पता ही है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें कि इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही अपने परिवार सहित मारा जाता है। तो मतलब वहीं पर लोधी वंश का अंत हो गया पानीपत के युद्ध में। देखिए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और वह अपने परिवार सहित युद्ध के मैदान में मारा गया। हालांकि आलम खान लोदी, जिसने कि बाबर को इनवाइट किया था आक्रमण करने के लिए, ये इसका कोई तो कहते हैं इसका चाचा था। इब्राहिम लोदी का कहीं कहीं लिखा होता है कि इसका मामा था, लेकिन बस आप ये मानिए कि इसका रिश्तेदार था। आलम खान लोदी, महमूद लोदी और दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी कौन था? पंजाब का सूबेदार, यह भी अफ़गान ही था। और इब्राहिम लोदी जो था ये भी अफ़गान था। जैसे कुछ अफ़गान अब भी जीवित थे, परंतु उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह दोबारा अफ़गान साम्राज्य की स्थापना कर सकें। कि इब्राहिम लोदी और उसका परिवार तो मारा गया युद्ध भूमि में, लेकिन जो आलम खान लोदी, महमूद लोदी, दौलत खान लोदी जैसे कुछ अफ़गान अब भी जीवित थे, परंतु वो इतने टैलेंटेड नहीं थे कि वो इब्राहिम लोदी के जैसे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकें। इस प्रकार इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इब्राहिम जो था वो लोधी वंश का, कि लोधी वंश में इससे पहले और भी शासक थे, सिकंदर लोधी थे, इन सभी ने शासन किया था। तो इसमें लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम। युद्ध के बाद लोधियों का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया और बाबर कि भारत नियंत्रण का रास्ता साफ हो गया कि अब लोधी वंश की समाप्ति हो गई। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से चली आ रही थी, उसका 1526 में अब अंत हो चुका था। तो अब बाबर के लिए भारत पर नियंत्रण करना और भी आसान हो गया, क्योंकि उसको बराबर की टक्कर देने वाला अब कोई भी बड़ा साम्राज्य दिल्ली मतलब भारत में नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दिल्ली सल्तनत का अंत। ये तो हमें पता ही है कि इब्राहिम लोदी अगर मारा गया है और वहीं राजा था दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत जिसका अंत कब होता है? 1526 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और ये पांचवा वंश था वो लोधी वंश था, जिसका कि बाबर ने अंत कर दिया। परंतु इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान सिद्ध हुआ। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐबक से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है और इब्राहिम लोदी पर आकर ख़त्म हो जाती है। 1526 में 300 वर्ष पुराने इस राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। कि पानीपत के युद्ध के बाद 300 वर्ष से चला आ रहा था 1206 से 1526 में इसका पूरी तरह अंत हो गया दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुगल वंश की स्थापना। कि बाबर मुगल था तो उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। किसकी जगह? दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने दिल्ली पर, जहाँ पर इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा हुआ था, और आगरा,
यहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया कि अब कोई भी सल्तनत का शासक नहीं, सिर्फ मैं हूँ हिंदुस्तान का बादशाह। क्योंकि मुगल वंश के जो शासक थे ये अपने आप को बादशाह की उपाधि देते थे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, अकबर भी बादशाह, हुमायूं बादशाह, ये शासक नहीं, ये बादशाह के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे। इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस मुगल वंश ने 1857 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। 1857 की क्रांति जब होती है तब मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को जो है कैद कर लिया जाता है और उसके बाद जो है ये मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बाबर का भारत में रहने का निर्णय। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पानीपत की लड़ाई के परिणाम। तो लड़ाई के परिणामों में जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हमने देख लिया, मुगल वंश की स्थापना हो गई, ये देख लिया। अब आता है कि बाबर का भारत में रहने का निर्णय। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसके दर दर भटकने के दिन समाप्त हो गए। हमने पिछली वीडियोज़ में बाबर की देखा था, प्रारंभिक जीवन वाली क्लास जो हमारे थे उसमें हमने देखा था कि बाबर जो है दर दर ठोकरें खाता फिरता रहा था। कभी फरगना उसके हाथ से निकल गया, कभी समरकंद उसके हाथ से निकल गया, कभी उसके पास कुछ भी नहीं था। वो इधर से उधर गाँव में और पर्वतों में, पहाड़ियों पर जो अपने कुछ सैनिकों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। और ऐसा भी टाइम आया है बाबर की ज़िंदगी में जब उसे मांग कर रोटी भी खानी पड़ी थी। तो अब जो ये पुराने दिन की बात अगर देखें हम, तो अब बाबर का जो है नया चैप्टर शुरू हो गया उसकी लाइफ में और उसके दर दर भटकने के दिन समाप्त हो गए। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य हाथ लगा था। उस दिल्ली सल्तनत की जो है कब्र पर इसने जो है मुगल वंश की नींव रखी थी। इस विजय से वह दिल्ली और आगरा का शासक बन गया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश था, वो ख़त्म हो गया और इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो इसने जो है एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी। अब उसने हिंदुस्तान में स्थायी रूप से रहने और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय कर लिया। क्योंकि जहाँ से वो आया था मध्य एशिया से, वहाँ फरगना समरकंद बार बार उसके हाथ से निकल रहे थे। और काबुल की बात रही तो काबुल पर भी जब बाबर जो है 1524 में और 1522-21 में जो भारत पर आक्रमण करने आया था, तब काबुल में भी अव्यवस्था फैल गई थी, वहाँ पर भी आक्रमण हो गया था। तो इसको बार बार बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ रहा था। तो इसके समझ में आ गई कि वहाँ पर जो है स्थायी रूप से साम्राज्य स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर जब इसने पानीपत का युद्ध लड़ा तो यहाँ का इसने माहौल देखा, यहाँ की स्थिति को समझा, तो इसको समझ आ गया कि यहाँ पर शासन करना जो है आसान है, यहाँ पर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसलिए इसने जो है वापस जाने का निर्णय बदल दिया। इसने काबुल वापस यह नहीं गया, बल्कि इसने भारत में ही रहकर एक मुगल साम्राज्य की बड़े लेवल पे अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोच ली कि मैं एक मुगल वंश की नींव रखूँगा और उस साम्राज्य को इतना फैलाऊँगा कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इस साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तारित कर पाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है युद्ध नीति में परिवर्तन। कि पानीपत की लड़ाई का एक परिणाम यह निकलता है कि इस युद्ध के बाद युद्ध नीति में परिवर्तन होता है। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारत की युद्ध प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। इस लड़ाई में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। भारत में यह प्रथम अवसर था जब शत्रु पर तोपों से हमला किया गया था। तोपों से हजारों सैनिकों का सफाया कुछ ही समय में किया जा सकता था। इस प्रकार भारत में होने वाले युद्धों में तोपखाना भारतीय सेनाओं का मुख्य अंग बन गया। युद्ध नीति में परिवर्तन इस प्रकार से आया कि बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तोप से आग के गोले निकलते थे, जिससे जो है एक ही बार में जो है कई सैनिकों को एक साथ नष्ट किया जा सकता था, अपने शत्रुओं को ख़त्म किया जा सकता था। इससे पहले भारत जो था, भारत के सैनिकों को या फिर भारत के शासकों को तोपखाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तोपखाने के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था, ना ही उन्होंने कभी तोप देखी थी। यह प्रथम अवसर था जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। जो शासक थे, आसपास के राज्यों के शासक थे, उनको भी पता चला कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया है, तो उन्होंने भी जो है इस चीज़ को समझा और मतलब कि अपने युद्धों में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया कि तोप जो है वो एक युद्ध में जीत का बहुत प्रमुख कारण हो सकती है, क्योंकि तोपों से शत्रु को जल्दी और
काफ़ी बड़ी संख्या में नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जो है बाबर के तोपखाने से जो है भारतीयों के युद्ध करने में भी परिवर्तन आया। उन्होंने बाबर से कई चीज़ें सीखी कि जैसे घोड़े पर लड़कर सीखना, तुलुगमा पर युद्ध प्रणाली, इन सभी चीज़ों की ज्ञान जो है वो बाबर से भारतीय शासकों को मिला और उन्होंने अपनी युद्ध प्रणाली में भी इसको अप्लाई किया। इसीलिए दिया गया कि युद्ध नीति में परिवर्तन आया। बाबर से पहले भारत में तोपखाने का प्रयोग नहीं होता था। पानीपत के युद्ध के बाद भारतीय शासकों ने भी तोपखाने का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये थे हमारे परिणाम। पानीपत की प्रथम लड़ाई का महत्व या उसके परिणाम, किस लड़ाई के क्या रिजल्ट निकलता है, क्या महत्व था इसका। तो पहला पॉइंट हमने देखा था, पॉइंट के हिसाब से याद कर लीजिए। लोधी वंश की समाप्ति, ओबियसली सी बात है, नॉर्मल। लोधी वंश खत्म होगा तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, और लोधी वंश खत्म हो रहा है तो दिल्ली सल्तनत का अंत होगा, क्योंकि लोधी वंश कहाँ पर शासन कर रहा था? दिल्ली में। चौथा पॉइंट है बाबर का भारत में परमानेंट रहने का डिसीजन, कि परमानेंट रहने का डिसीजन बाबर ने किस युद्ध के बाद लिया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इससे पहले जो 4-5 बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे, 4 आक्रमण, उस आक्रमणों के बाद बाबर ने ये नहीं सोचा था कि मैं भारत में रहूँगा स्थायी रूप से, बल्कि वो यहाँ पर आता, आक्रमण करता, लूटपाट करता और वापस चला जाता। लेकिन पानीपत का युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसके बाद बाबर ने जो है यहाँ पर रहने का निर्णय कर लिया। नेक्स्ट है युद्ध नीति में परिवर्तन, की बाबर से जो है भारतीय शासकों ने भी युद्ध नीति सीखी। इसके मतलब युद्ध का कुशल नेतृत्व सीखा, व्यूह रचना सीखी कि कैसी है जो अपनी सेना को युद्ध भूमि में डिवाइड करता है, दाईं साइड, बाईं साइड, और केंद्र में खुद रखता है एक आरक्षित सेना जो है वह भी रिजर्व रखता है, और तोपखानों का प्रयोग कैसे कैसे करता है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान बाबर से जो है भारतीय शासकों ने लिया, और इस युद्ध के बाद ही जो है भारतीय शासकों ने जो है अपने युद्ध में जो है वो तोपों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये थे पानीपत की लड़ाई के परिणाम। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।